वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार प्राचीन इतिहास अर्थात एशियंट हिस्ट्री जब आप लेते हैं तो बीए सेकंड ईयर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आखिरकार आपका पेपर का क्या नाम होता है, पेपर 2 का, और पेपर 2 से किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बीए थर्ड ईयर में ही इस समय और कोरोना महामारी के चलते अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पाए हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर लाइव क्लासेस इत्यादि जो है क्लासेस उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री के बारे में जो है आपकी तमाम सारी क्लासेस उपलब्ध भी अभी नहीं करवा पाए हैं, लेकिन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है पेपर 1 को लेकर के, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत हमने दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया है। 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के तक के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते थे एग्जाम्स में, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को उसको बता दिया है। तो उसको प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। आपका जो है प्रकार से पेपर में लगभग वहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक, अब बात करेंगे आखिरकार हम पेपर 2 से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 का आपके क्या नाम है? प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला। क्या नाम है? प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला नाम है। इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, कोरोना जो है महामारी के बाद वाला पेपर। किस प्रकार से परीक्षा होनी है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको पता होगा पेपर 1 में भी हमने पैटर्न को बता दिया, समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। तो पेपर 2 के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। अगर जो है नए जुड़ रहे हैं फटाफट से तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को बुला लीजिए, अपने यारों मित्रों को सभी को बुला करके, और वीडियो पर लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आज, और एक प्रकार से परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम आएंगे आपको परीक्षा में। ठीक, और परीक्षा देने के बाद में अवश्य आइएगा और चैनल पर बताए रिव्यू अपना दीजिएगा कि हाँ सर जो है मेरे जो है प्रश्न पूछे गए थे जो आपने बताया था। चलिए बात करते हैं आखिरकार जो है द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के बारे में चर्चा की जाए। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछाते हैं अति लघुत्तरीय में, कैसे कैसे लघुत्तरीय में और कैसे कैसे दीर्घोत्तरीय में पूछाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई पेपर देने जाएं तो आपको निर्देशों को पढ़ना होता है। निर्देश पढ़ेंगे, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देना है। खंड आ यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका लगभग 50 शब्दों में हो। पहले आपको पेपर में यही मिलता था सेम, लेकिन अब हो सकता है पेपर में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 के 10 करने को बोले, और हो सकता है 5 करने को बोले कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में नहीं आपको 40 शब्दों में देगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 के 10 को करने को बोला जाता है, तो वह विश्वविद्यालय पर डिपेंड है। आप जिस भी विश्वविद्यालय से हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आप समझ लीजिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय से कैसे पूछे जाएंगे तो वो भी यहाँ पर अंकित है, और लघुत्तरीय से कैसे पूछे जाएंगे वह भी अंकित है, और दीर्घोत्तरीय से कैसे पूछे जाएंगे वह भी अंकित है। तो आपको बस प्रश्नों को समझना है। पैटर्न जो होगा आपका निर्देश स्वयं बयां कर देगा। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो है आप अगर 10 करने होंगे तो सभी लिखा रहेगा और 40 शब्दों में लिखना है। बात ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि पहले परीक्षा 3 घंटे की होती थी, अब आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होनी है। पर समझें आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार, जो विशाल स्नानागार मिला हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद में, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा एकदम से। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में कि अशोक के स्तंभों के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। क्या? अशोक के स्तंभों के प्रमुख अंगों के नाम लिखने को आपसे एग्जाम से पूछा सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप क्या होते हैं इसके बारे में 40 शब्दों में आपको बताना है स्तूप के बारे में। ठीक, तो अबाउट स्तूप आप बता दीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इन सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने गुप्तकालीन गुप्तकालीन के 2 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए जो कि गुप्त काल में रहे हों। क्योंकि गुप्त काल को क्या कहा जाता है, इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास का स्वर्ण युग किसे? गुप्तकालीन को। कला और स्थापत्य का एक प्रकार से स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर होता है? चैत्य और बिहार में क्या अंतर होता है इसके बारे में आप बताइए। 40 शब्दों में पूछा गया है। दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके जो है सीरीज वगैरह में मिलेगा पुस्तक में, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो है कारले चैत्य कहाँ पर स्थित है? कारले चैत्य जो है कहाँ पर स्थित है? और ऐसे होता है कि बिहार वगैरह भी कहीं कहीं पर स्थित है कि वो बिहार वहाँ स्थित है। तमाम सारे बिहार होते, तमाम सारे चैत्य होते हैं। तो चैत्य बिहार क्या होते हैं, इनमें अंतर को लेकर के प्रश्न पूछेगा। तो चैत्य क्या होते हैं, बिहार क्या होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा खूब विधिवत ढंग से। यहाँ से आए दिनों और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, उस स्थान का नाम लिखिए
जहाँ प्रसिद्ध पल्लव रथ स्थित है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मतलब पेपर में कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या। तो उस स्थान का नाम लिखिए मेरे भाई जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ प्रसिद्ध पल्लव रथ स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि मथुरा कला के बुद्ध मूर्ति की मुख्य विशेषताओं को बताइए। क्या मथुरा कला के बुद्ध मूर्ति की मुख्य विशेषताओं को बताइए, आपसे पूछा सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है मेरे भाई क्या कि गंधार कला की विषय वस्तु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गंधार कला की विषय वस्तु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है खजुराहो के उस मंदिर का नाम बताइए जो भगवान शिव को समर्पित है। तो खजुराहो के उस मंदिर का नाम बताइए मेरे भाई जो भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को अगर आपसे मिले एग्जाम्स में कहीं पर पहले तो उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे, या सर्च कर लीजिएगा गूगल वगैरह पे अगर कहीं पर नहीं मिलते तो। आगे देखते हैं खंडबा। खंडबा भी प्रश्न देखेंगे, यहाँ से प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले आपको 200 शब्दों में करना होता था, लेकिन अब जो है नए नियम के अनुसार आपको 150 शब्दों में करना होगा, मतलब 150 शब्दों में आपको करना होगा मेरे भाई। वहीं आपको और बता दूं मेरे भैया कि पहले सभी प्रश्नों को आपको करने होते थे, लेकिन अब सभी प्रश्नों को आपको नहीं करना है, मात्र और मात्र 3 प्रश्न आपको करने को देंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, अधिकतर विश्वविद्यालय यही फंडा अपना रही हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की कतार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालिए। अर्थात नगर नियोजन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, किस प्रकार से समायोजन बैठा करके रखते थे, किस प्रकार से घर वगैरह बनते थे, उन सभी के बारे में आपसे पूछ रहा है। और पहले आपको अथवा करके दिया होता था कि अगर एक प्रश्न ना पता तो दूसरा कर दीजिएगा, इसलिए आर लिखा यहाँ पर। तो चाहे ये करिए इनमें से केवल एक। लेकिन अब आपको हो सकता है ऐसे मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 10 प्रश्न दे दिए, उनमें से कहे कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 में से आप चाहे जो 3 छांट करके लिख दीजिए, आपको नंबर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा जितने नंबर का होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखें मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी पढ़ लीजिएगा आप। तो मौर्य कला की जो विशेषताएं इसको पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है, स्तूप। क्या स्तूप वास्तु के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। वह स्तूप वास्तु के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके दिया गया दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, भारहूत जो स्तूप जो है उसकी विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए। भारहूत स्तूप जो है उसके विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, देवगढ़ के दशावतार मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आसानी से सारे मुद्दे, किस भगवान का मंदिर है देवगढ़ में जो स्थित है, दशावतार मंदिर है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा सारे के सारे मुद्दे, वहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्स में यहाँ से एक प्रश्न तो तय है बनना। अगला प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं का विवरण दीजिए। वास्तुगत विशेषताएं मतलब कि जो कला होती है, वास्तु मतलब एक प्रकार से होता है क्या, जो कला वगैरह कैसी बनी है मंदिर, तो जो उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की जो वास्तुगत विशेषताएं हैं उसके बारे में आप बताएं। वहीं 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मथुरा और गंधार बुद्ध मूर्तियों में क्या अंतर होता है। जो मथुरा में बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं और जो गंधार में मिली हैं उन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मथुरा की बुद्ध मूर्तियों को पढ़ेंगे और गंधार की बुद्ध मूर्तियों को भी पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त मूर्ति कला पर एक निबंध लिखिए। गुप्त मूर्ति कला पर एक निबंध लिखिए। गुप्त की मूर्ति कैसे कैसे बनाई जाती थी, पहले आप देखें गुप्त की मूर्ति, तमाम प्रकार की चीज़ें बताने लगूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। अभी ये सारे के सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, कहीं से मिले पढ़ लीजिए, परीक्षा नज़दीक है। इसके बाद में जल्दी, वैसे तो ये 3rd ईयर वाले आप निकल जाएंगे तो कहेंगे सर आप कब बताएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आने वाले समय में जो छात्र छात्राएं BA में आएंगे 3rd ईयर में, उनके लिए मतलब कि एक प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। अभी उतना टाइम नहीं मिल पाया था, इस बीच में कोरोना वगैरह के कारण से सारे मुद्दे क्लियर नहीं हो पाए थे, लेकिन अब आपके सारे के सारे सिलेबस इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखते हैं भाई, उड़ीसा मंदिरों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विन्यास के विषय में आप क्या जानते हैं। मतलब कि जो लंबी लंबी और एक प्रकार से जो इस प्रकार से लंबी और एक प्रकार से जो क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब गिरी गिरी और लंबी मतलब क्या होता है आपका जो है ऊर्ध्वाधर। तो एक प्रकार से पूछ रहा है आपसे कि उड़ीसा मंदिरों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विन्यास के विषय में आप क्या जानते हैं, आपके बारे में जानना चाह रहा कि जो उड़ीसा में मंदिर हैं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में आप अपनी भाषा में बयां करें। अथवा दिया है अगला प्रश्न आपके
सामने कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जरूर पढ़ेंगे, उसके बारे में संक्षेप विवरण आपसे प्रस्तुत करने को पूछ सकता है एग्जाम से में, ठीक। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, खंड 7 में प्रवेश करते हैं। खंड 7 में जैसे प्रवेश करते हैं आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों से सामना करना होता है। पहले एग्जाम से आपको 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने होते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कोरोना आ गया और कोरोना ने एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न को खा लिया, और खाने के बाद में क्या किया, 100 शब्द खा लिया इनमें से। मतलब क्या है कोरोना का, क्या मतलब कि मतलब यहाँ पर पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब आपको 1 प्रश्न करने होंगे। पहले आपको 5 शब्दों में लिखना होता था, अब आपको 400 शब्दों में ही लिखना है, ठीक। ध्यान रखेंगे, 1 प्रश्न करना है। चलिए भाई देख लीजिए कैसे करना है। सारनाथ स्तंभ के विशेष संदर्भ में अशोक के स्तंभों के वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि सारनाथ स्तंभ जो है उसके विशेष संदर्भ में अशोक के जो स्तंभ हैं उसकी वास्तुगत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजंता चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। इसको भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं का विवरण दीजिए। क्या, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं का विवरण दीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं का क्या करें, विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे के सारे हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कार्ले जो है चैत्यगृह की वास्तुगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या, कार्ले चैत्यगृह की वास्तुगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मथुरा कला की प्रमुख प्रवृत्ति, कार्ले चैत्यगृह की वास्तुकला की विशेषताएं, इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिए। एग्जाम्स में प्रश्न आपके आए दिनों पूछे आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो इसकी जो है एक प्रकार से PDF वगैरह आपकी सारी के सारी टेलीग्राम पर मैंने धुआंधार तरीके से समस्त विषय मतलब कि समस्त सब्जेक्ट की कर दी। जितनी भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है सबकी PDF आपके जो है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सब पर सेंड कर दी है। तो फटाफट से आप लोग जाकर के अपनी PDF को देखिए और PDF में मज़े लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल फ्री में हमने अपलोड कर दिया है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा, चैट सेक्शन में भी दे दूँगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या बताएंगे, इसके बाद मेरे भाई मैं वीडियो ये सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो कि मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई, तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। और तृतीय प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र का आपके नाम है प्राचीन विश्व की सभ्यता। क्या, प्राचीन विश्व की सभ्यता नाम है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वहीं बात करूँ इससे पहले दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास संबंधित वीडियो अपलोडेड है, उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बता दिया है। इसको देख लीजिएगा, इससे जस्ट पहले आपकी वीडियो अपलोडेड होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।